dear students. I am Dr. Chauhan. I welcome you once again to this YouTube channel, this program आकाश आपके साथ, an initiative by आकाश जनकपुरी. बेटा मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से नीट 2020 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे और रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज उसमें भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे. नाउ वी आर कमिंग अप विद वन मोर इनिशिएटिव ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और अच्छी हो सके. एंड दिस इज चैलेंज ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट. चैलेंज ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट में वी विल बी सेंडिंग यू एवरी वेंसडे we will be sending you 20 questions, 5 in each subject. 5 क्वेश्चन फिजिक्स के, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 5 बॉटनी, 5 जियोलॉजी, टोटल 20 क्वेश्चंस. और जो पहले 10 स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास सही भेजेंगे उनके नाम मैं यहां पे इस प्रोग्राम के अंदर मेंशन करूंगा. तो इन केस यू वांट योर नेम टू बी मेंशन बाय मी हियर, तो देन यू मस्ट गियर अप. जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चंस का लिंक पहुंचे, आप इमीडिएटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद इसको हमारे पास सबमिट कीजिए. द फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स सबमिटिंग ऑल द आंसर्स करेक्ट विल फाइंड देयर नेम मेंशन्ड हियर, राइट? सो बी रेडी, गियर अप फॉर दैट. तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का प्रोग्राम. लास्ट वीक बच्चों जो आपने मेरे पास प्रॉब्लम्स भेजी हैं उसमें मोस्टली बच्चों ने मेंशन किया है रिगार्डिंग द सिली मिस्टेक्स. आप सब ने अपने मैसेज में मोस्टली लिखा है कि सर वी आर स्टिल कमिटिंग द सिली मिस्टेक, हाउ वी कैन अवॉइड द सिली मिस्टेक. सिली मिस्टेक्स तो बेटा मैं तो इसको ब्लंडर बोलूंगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसकी वजह से आपके पूरे 2 साल की मेहनत जो आपने क्लास 11th में की, क्लास 12th में की, दैट इज गोइंग टू बी जीरो, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी. अगर आप 2 साल के बाद 1 साल का रिपीट कर रहे हैं एंड स्टिल यू आर कमिटिंग द सिली मिस्टेक, तो बेटा फिर तो मार्क्स कैसे आएंगे नीट के अंदर. तो ये सिली मिस्टेक होने का तो कोई स्कोप ही नहीं है. तो आज मैं आपसे इसी चीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड की जा सकती हैं. तो उसके लिए पहले मैं इसके रीजन की बात करूंगा कि रीजन क्या होता है इसका, और फिर हम बात करेंगे हाउ इट कैन बी अवॉइडेड. अब बेटा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं. इजी होंगे, एवरेज होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होगा. अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं एज पर द लास्ट 2 ईयर पेपर्स का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से, तो आई विल से 50 to 60% क्वेश्चन एवरेज टाइप के रहते हैं, 20-30% क्वेश्चन इजी टाइप के रहते हैं और 20-30% क्वेश्चन जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा ज्यादा रहता है. अब जो बच्चा इजी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लेगा, एवरेज क्वेश्चन भी कर लेगा, यानी कि सभी तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मैक्सिमम उसने सही अटेम्प्ट कर लिया, दैट स्टूडेंट विल डेफिनेटली विन द टॉप रैंक. वो तो टॉप रैंक्स में पहुंचेगा ही. लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं भी कर पाया लेकिन इजी क्वेश्चन और एवरेज क्वेश्चंस को उसने सही से अटेम्प्ट कर लिया, then also the student can expect a fair NEET score, जिसके बेसिस पे उसको मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने के चांसेस पूरे हैं. लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कर नहीं पाया बिकॉज डिफिकल्टी लेवल हाई था, और इजी और एवरेज क्वेश्चन इसलिए गलत कर दिए बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक, तो बताओ उसका नीट स्कोर कहां होगा? क्या उसको कोई मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी? नहीं ना. तो दैट्स वाई सिली मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. अब आते हैं सिली मिस्टेक्स होती क्यों. सिली मिस्टेक्स होने का फर्स्ट एंड द मेजर रीजन आई विल से, जो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गलत पढ़ते हैं, बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं. इससे क्या होता है, बीच में कुछ वर्ड्स मिस कर जाते हैं, इसलिए आप उसको मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, तो आंसर तो गलत होगा ही ना. क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपने समझ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट, आपने समझ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट. अब ये जल्दबाजी क्यों होती है? मुझे पता है आप सब बच्चों ने प्लान किया होता है कि यू नीड टू सेव टाइम इन बायोलॉजी. फेयर एनफ, आई अंडरस्टैंड दैट, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर पाए.
तो आइडियली आई विल से 40-45 मिनट्स का टाइम बायोलॉजी के लिए होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 1 आवर का टाइम फिजिक्स के लिए होना चाहिए एंड अप्रोक्सीमेट 1 आवर का टाइम केमिस्ट्री के लिए होना चाहिए। लेकिन बायोलॉजी में जो 40-45 मिनट्स का टाइम रखा है वो तो उसको प्रॉपरली देंगे ना। अगर उसमें भी अगर हम भागा दौड़ी करेंगे, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर तो सिली मिस्टेक होंगी राइट। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है मिलर एंड यूरे, एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, Miller and Urey performed the experiment to confirm abiogenesis and for this they circulated mixture of methane, ammonia, hydrogen along with the water vapor। स्टेटमेंट चल रहा है और आप क्या करेंगे, एकदम से जंप करेंगे, यार ये तो वही एवोल्यूशन वाला क्वेश्चन है। लास्ट में क्या लिखा होता, लास्ट में लिखा हुआ था which of the following amino acid was formed। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। आप सीधा जंप करेंगे, यार ये तो क्वेश्चन आता है, आप फटाक से उसको अटेम्प्ट कर देंगे इसके अंदर। लेकिन बाद में क्या हो सकता है कि जब पेपर खत्म हो जाएगा तो आपका फ्रेंड बोलेगा कि ये तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो आपको दिखाएगा, तब आप पढ़ेंगे उसके अंदर। क्वेश्चन में था सर्कुलेटेड द मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन अलॉन्ग विद द वाटर वेपर्स विदाउट इलेक्ट्रिक स्पार्क, विदाउट एनर्जी सोर्स। इसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं गया, तो आपने सीधा जो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन बताया एलेनिन, ग्लाइसिन, वो तो गलत हो गया ना। तो इन दैट केस नो अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड। तो बताओ इसमें गलती किसकी है, आप ही की गलती हुई ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए और आप जल्दबाजी करें तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जब पढ़ो अच्छे से पढ़ो, एक ही बार में पढ़ो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत स्लो पढ़ो, अदरवाइज आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत फास्ट पढ़ो ताकि इस टाइप की आप मिस्टेक कर दें। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक ही बार में प्रॉपरली पढ़ो और अंडरस्टैंड करके देन उसके बाद ऑप्शन अटेम्प्ट करो उसके साथ। एंड रहता है एरर्स इन कैलकुलेशन, जो आप कैलकुलेशंस करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम ये बच्चे मोस्टली एरर कमिट कर जाते हैं। लिखना होता है 1.03, लिख देंगे 1.3। तो इस टाइप की एरर्स होंगे तो आंसर्स कैसे मैच करेगा उसके साथ में। अब ये भी दिक्कत होती है कि बहुत सारे बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इस टाइम में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दे आर यूजिंग द कैलकुलेटर्स। अभी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, जब एग्जाम होगा तब तो हम कर लेंगे कैलकुलेशन हमें आती है। माना कैलकुलेशन आती है, बट स्पीड भी तो कोई चीज होती है, आपको स्पीड भी तो मेंटेन करना है। अगर आप डिपेंडेंट हो जाएं अभी कैलकुलेटर के ऊपर सारी कैलकुलेशन के लिए और एग्जाम में आप सोचें कि बिना कैलकुलेटर से पूरी स्पीड के साथ बिल्कुल सही कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं तो इस चीज को बिल्कुल नहीं मान सकता। कैसे हो सकता है? तो आपकी अभी जो प्रैक्टिस चल रही है ये प्रैक्टिस उसी तरह से होनी चाहिए ना जैसा अल्टीमेटली नीट के एग्जाम में होना है। अगर वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होना चाहिए। आप कैलकुलेशन तो कर लेंगे, चलो मैं कहता हूं सही कैलकुलेशन भी कर लेंगे, लेकिन यू विल टेक मोर टाइम। तो इसीलिए अभी से आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है, मेक अ पॉइंट, यू विल नॉट यूज कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज वहां पे कैलकुलेशन एरर्स होंगे और आपकी सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे उसके साथ में, राइट। अब सिली मिस्टेक होने का तीसरा रीजन मैं बोलूंगा दैट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। जो अभी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत से बच्चे तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी गलत तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। मेरी बच्चों से बात होती है, मैं पूछता हूं बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो? तो बच्चे कहते हैं कि यस सर वी आर डूइंग द प्रैक्टिस। अच्छा, दिन में कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो? सर फिजिक्स में 70 के आसपास क्वेश्चंस हम सोल्व कर लेते हैं, केमिस्ट्री में भी 70 के आसपास, बायो में 100 के आसपास क्वेश्चंस हम सोल्व कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे हैं, ये प्रैक्टिस कैसे हो रही है। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे तो इवन पेन पेंसिल तक भी हाथ में नहीं रखते और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखते हैं सेकंड या फोर्थ में से कोई एक आंसर होना चाहिए और पीछे से आंसर चेक कर लेते हैं। सेकंड दिया हुआ है, ओके फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हम इसको एक प्रॉपर प्रैक्टिस बोलेंगे? नो। तो यहां पे प्रैक्टिस आपकी क्या चल रही है? आइदर सेकंड और फोर्थ, दो ऑप्शन। सेकंड और फोर्थ में से सही कौन सा होगा, इसके ऊपर तो कोई प्रैक्टिस हुई नहीं। आपने तो ये किया आइदर सेकंड और फोर्थ और पीछे से आंसर चेक कर लिया। तो बेटा इस टाइम में अगर इस टाइप की प्रैक्टिस करोगे तो हाउ डू यू थिंक कि एग्जाम में जाके आपको सेकंड या फोर्थ में से एक हाईलाइट हो जाएगा, भाई सेकंड आंसर है फोर्थ नहीं है। वहां पे पीछे आंसर देखने के लिए कोई थोड़ा ना मिलेगा। तो यानी कि अभी भी जब आपका प्रैक्टिस हो रहा है तो यू शुड प्रैक्टिस कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो मैं सोच रहा हूं इनमें से ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सी है। तो अगर आपकी ये प्रैक्टिस प्रॉपर होगी तभी तो वहां पे जाके एक आंसर के ऊपर स्टिक कर पाएंगे, अदरवाइज फिर वहां पे दिमाग घूमेगा सेकंड या फोर्थ, फिर क्वेश्चन गलत होगा ना। तो दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजन फॉर डूइंग द सिली मिस्टेक, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही गलत कर रहे हो। मैं तो ये कहूंगा कि सिली मिस्टेक को एग्जाम में थोड़ना होती है। सिली मिस्टेक की प्रैक्टिस तो आप पहले कर रहे हो, तो पहले सिली मिस्टेक की प्रैक्टिस को आप खत्म करेंगे तभी तो एग्जाम में जाके सिली मिस्टेक्स खत्म होंगी ना। तो अपनी डेली रूटीन में से, डेली लाइफ में से जो जो सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो पहले उनको हटाओ। बहुत बार होता है कि आप मान लो जैसे आपने सोचा कि आप 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, चलो आप आंसर लिख भी रहे हो और क्वेश्चन करते करते क्या होता है बीच में किसी क्वेश्चन पे अटके, अरे यार सेकंड लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, ये कौन सा नीट का पेपर हो रहा है। भाई अगर ये नीट का पेपर नहीं हो रहा तो फिर आप प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हो। मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, चाहे 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, 50 कर रहे हो, लेकिन हर क्वेश्चन को ये मानो कि ये आपका नीट का एग्जाम हो रहा है। तो यू शुड बी सिटिंग इन द सेम पोजीशन, उसी तरह से टेबल चेयर पे बैठ के आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उतना ही टाइम लिमिट लगाओ उसके साथ में, और उसी तरह से एक ऑप्शन को चूज करो कि अगर मेरे माइंड में दो ऑप्शन आ रही हैं तो इसमें से बेटर ऑप्शन कौन सी है, मुझे उसके साथ जाना है। आई हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन। अगर आपका ये अभी एटीट्यूड ये चलेगा कि कोई बात नहीं सेकंड एंड फोर्थ में से कोई भी एक कर दो, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो कौन सा नीट का एग्जाम हो रहा है, तो फिर बेटा लास्ट में जाके नीट के एग्जाम में भी तो वही होगा, वहां पे भी तो दो ऑप्शन माइंड में आएंगी। तो फिर क्या होगा, फिर अल्टीमेटली या तो क्वेश्चन को छोड़ दोगे या फिर वो गलत हो जाएगा, फिर कहोगे सिली मिस्टेक हो गई उसके साथ में। तो दैट्स वाई जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, डू द प्रैक्टिस इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करो, राइट। दिस विल हेल्प इन अवॉइडिंग द सिली मिस्टेक्स। राइट मिस्टेक होने का फोर्थ रीजन जो मैं बता रहा हूं, ये सभी बच्चों के साथ तो खैर नहीं होता, कईयों में जरूर होता है, जो कि बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। कई बार क्वेश्चन जो पूछा होता है, जैसे नीट में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब इन बच्चों का दिमाग क्या चलता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं, नीट में तो नहीं पूछा जा सकता, इसमें कोई ना कोई ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ढूंढने के चक्कर में क्वेश्चन को कुछ और ही तरह से सोच लेते हैं, कुछ और ही जो एक्सेप्शंस होती हैं उनके बेसिस के ऊपर कुछ कोरिलेट कर लेते हैं, और जो अच्छा एक सही आंसर इजी क्वेश्चन का हो सकता था उसमें कुछ और ही आंसर मार्क कर देते हैं, तो उनका आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। ये भी तो सिली मिस्टेक हुई ना भाई। मैंने पहले ही कहा कि 20-30% क्वेश्चन इजी भी होंगे, तो अगर इजी क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट करो ना। हर क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट मत ढूंढो, टाइम भी वेस्ट होगा, आंसर भी गलत होंगे। तो क्वेश्चन इजी भी होते हैं, इसको भी माइंड में रखो, राइट। तो बेटा ये जो मैंने अभी आपसे सारा डिस्कस किया, ये रीजन ऐसे हैं जिनसे आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप डेली इनके ऊपर काम करेंगे, जैसा मैंने एडवाइस किया है आपको, इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो सिली मिस्टेक के ऊपर डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल और आपके मार्क्स इंप्रूव कर पाएंगे। तो नाउ इट इज द टाइम फॉर मोटिवेशन। और बच्चों आज मोटिवेशन के लिए मेरे साथ हैं आप सबके फेवरेट इंदु शेखर सर, जो बॉटनी पढ़ाते हैं।
Sir, over to you. अध्यापक के पास बच्चों को देने के लिए केवल दो चीजें होती हैं, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। और ये आप सभी के पास है। इसी तरह से सफलता के लिए भी दो बातें बेहद जरूरी होती हैं, और वो है साहस और विश्वास। जैसे जैसे आपकी परीक्षा नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे आपको साहस और विश्वास की जरूरत महसूस होती जाएगी। जब हम कभी एक नन्हे बीज को जमीन पर रोपते हैं तो हमें विश्वास होता है कि वह एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा, जिसकी छांव तले आप, आपके माँ बाप और आपका पूरा परिवार बैठेगा। लेकिन बीज को सिर्फ रोपने से कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। उसके लिए जरूरत होती है धूप, हवा, पानी और पोषण की। यही सारा कर्म आपको अपनी पढ़ाई के साथ भी करना है। इसी विश्वास पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गुरुजी थे, उनके कई शिष्य थे। गुरुजी ने अपने शिष्यों को लकड़ी का एक पात्र दिया जिसमें ढेर सारे छेद थे, और कहा कि जाओ नदी से इस पात्र में जल भर लाओ। सभी नदी पर जल भरने चले गए, लेकिन मन ही मन में ये सोचने लगे कि इस पात्र में ढेर सारे छेद हैं, पानी तो भर ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने सोचा शायद गुरुजी उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। वे सभी जल ना भरते हुए वापस अपने गुरुजी के पास चले गए, किंतु उनमें से एक शिष्य था जो लगातार जल भरने का प्रयास कर रहा था। उसे विश्वास था कि गुरु ने कहा है तो अवश्य इस पात्र में जल भरेगा। कुछ समय पश्चात लकड़ी के फूल जाने के कारण सारे छेद बंद हो गए और उस पात्र में धीरे धीरे जल भरने लगा। इसे कहते हैं विश्वास। ठीक उसी तरह से आपको भी अपने कर्म पर पूरा विश्वास होना चाहिए। वैसे भी आप वो हो जो सब कुछ कर सकते हो। कहते हैं खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसलिए पंखों को खोल दो। जमाना सिर्फ तुम्हारी उड़ान देखना चाहता है। ये उड़ान देखना चाहते हैं आपके अपने माँ बाप, जिनको आप पर पूरा भरोसा है। ये उड़ान देखना चाहती है वो माँ जो हर रोज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ईश्वर से दुआ मांगती है। ये उड़ान देखना चाहते हैं आपके पापा, जो दिन रात आपकी खातिर मेहनत करते, लेकिन एक बार भी आपके सामने उफ नहीं करते। आपकी जीत के लिए आज तक उन्होंने सब कुछ किया। आज आपकी बारी है। आखिर उन्होंने आज तक आपसे मांगा ही क्या है? सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं वो, और वो है आपकी सफलता। उनको आपकी मेहनत पर विश्वास है और आप उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। सौगंध है आपको। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना तेरा आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो उड़ो उस ऊंचाई तक
बनने के सपने आपने और आपके माँ बाप ने देखे हैं। सौगंध है आपको हमारी और आपके माँ बाप की। Oh, that was really very nice, sir. Thank you. So, बच्चों, इसके साथ ये प्रोग्राम हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट वेडनेसडे अगेन आई विल बी हियर विद सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम. और आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर आपको याद ही होगा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, 7428490043. 7428490043. So we will meet next Wednesday, right? Till then, stay safe, stay indoor, and keep studying. And remember, no silly mistake, right? Thank you.